हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और आप क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स कवर कर रहे थे। अध्याय 3 तक बहुत अच्छे से कवर किया, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए। उसी के अध्याय 4 का चलती हूँ, मुग़ल साम्राज्य। मैंने और आपने कल दो चीज़ों पर बहुत अच्छे से चर्चा की थी, एक मनसबदार और दूसरी जमींदार। आज उन्हीं के अकबर की दो चीज़ों पर अच्छे से चर्चा करेंगे, जब्त और जमींदार। चलो आगे देखते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो उनकी आमदनी का था, उसमें किसानों से मिलने वाला राजस्व था। ये आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों से यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यहाँ कोई डायरेक्टली राजा ही कर लेने नहीं जाता था। उसने कुछ ऐसे नियुक्त किए थे जैसे कि आज के टाइम इनकम टैक्स वाले हैं। उसी तरह उस तरीके इसी जो पहले की वो थी कि कौन क्या करेगा, जैसे आज इनकम टैक्स वाले अलग लोग हैं। उसी तरीके से वो भी वहाँ भी इनकम टैक्स वाले होते थे। वो कौन थे? एक ग्रामीण का कुलीन होता था और सरदार। इन सारी चीज़ों से समस्त मध्यस्थलों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्रामीण के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मतलब वो कोई हो, वैसे उनसे जमींदार कहते थे। इन जमींदार का मतलब क्या है? जो कर इकट्ठा करता था, उसका नाम, उस पद का नाम जमींदार होता था। ये होता है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, देखो टोडरमल इनके 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल। 10 साल कहाँ से? 1570 से लेकर 1580 तक का काला विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमती और कृषियों भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन्होंने किया कि मतलब उपज कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, उसका सर्वेक्षण किया, नियंत्रण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, नगद के रूप में कर उसे राजस्व कहते थे, निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। अब इस जब्त का मतलब समझ में आ गया आपको? कि मतलब जो अलग सूची बनाई गई कि जिसकी जितना कर राजस्व होगा उनका इतना ही कर दिया जाएगा, उतनी दर पे, उसे जब्त किया जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब जहां मतलब जैसे आगरा के आसपास ही थी, क्यों नज़दीक ज़मीन रहेगी तो उनका निरीक्षण करना आसान रहेगा, वहाँ थी। जैसे कि सावधानी पूर्वक उनका हिसाब कर सकते हैं। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो दूर दूर है ना। इतने बंगाल है दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में, गुजरात है पूर्व में। जैसे कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। मतलब वहाँ विद्रोह हो जाता था कि बार बार जमींदार कर लिया करते थे, तो वहाँ शोषण होता था, तो उन्हें इतने शक्तिशाली हो गए थे कि विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। मतलब उसी कर का तो जमींदार है, उसी जाति का तो जमींदार है, उसी जाति का किसान है, उसी जाति का जो कर लिया करता वो था, तो दोनों मिलकर विद्रोह कर देते कि मैं कर नहीं दूंगा। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त को चुनौती दे दी। अब यहाँ मैं इस चित्र के बारे में कुछ आपको बता रही थी कि मतलब इस चित्र में आप देखना कुछ खास चीज़ है। पहले ऊपर का चित्र क्या है? चित्र 5वां, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान। जो मनसबदार को तो पता ही होगा कि अपने एक आदमी के बीच 10 सैनिक से लेकर 7,000 तक सैनिक रख सकते थे। मैंने मनसबदार के बारे में कल बात की थी आपके साथ में कि वो होता है मनसबदार। जैसे कि हम आपको अभी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक आदमी है, एक सैनिक नियुक्त कर दिए, उसके अंडर उसके नीचे 10 आदमी हैं, 10 सैनिक हैं, वो काम कर रहे हैं, उसे मनसबदार कहते हैं। और वो मनसबदार कितनी गिनती से कितनी तक थी? तो 10 से लेकर 7,000 तक की। जैसे मनसबदार का। और चित्र 6वां देखिए,
शाहजहाँ के राजकाल एक लघु चित्र को ब्योर, जहाँ जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया। यहाँ देखो ऐसा कर दे रहा है और भ्रष्टाचार क्या दिया। एक भ्रष्टाचार अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देता है। देख ले इस तरीके से इस चित्र में इतनी खासियत है। शाहजहाँ जो आप पढ़ते हो शाहजहाँ का कि वो ताजमहल यही है। कितना इसी चित्रों से आप अनुमान कर सकते हैं कि उस टाइम कितना अत्याचार किया जाता था, कितना शोषण किया जाता रहा होगा किसानों का। आप इन्हीं से कवर कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको चित्र दिखाया और मनसबदार का चित्र इसलिए दिखाया क्योंकि मनसबदार आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके। अब यहाँ देखते हैं अकबर नामा और आईने अकबरी में क्या है। यह उनका अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर का चित्र। यहाँ अकबर राज कर रहा है, उसके आसपास जो उनके जो राजकाज में काम करते थे वो 9 रत्नों में एक थे। तो यहाँ देखते हैं अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जिल्दों मतलब 3 भागों में लिखा और इसका शीर्षक क्या रखा, अकबरनामा। पहली जिल्द मैंने बता ही दिया था भाग। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, उनका वंशा कहाँ से आए, अकबर कहाँ के, उनके कौन कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, ये सब लिखा। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। दूसरे में उनके अकबर का विवरण देता है कि इसमें क्या था क्या नहीं था देता। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का व्यवहार मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण है। ये सब है पहली भाग में उनके पूर्वजों के बारे में। दूसरे में उसका क्या था कि उसके प्रशासन के रूप में क्या उसका शासनकाल चल रहा है, कैसी शासनकाल की घटना थी। तीसरी में उनकी जो प्रशासन, घराने, इन सब का विवरण था। फिर इसको देखते हैं जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। मेहरुन्निसा ही नूरजहाँ थी। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब। थैंक यू।